DEC 1, 2, 3 की कंप्लीट तैयारी इस वीडियो से करेंगे। DEC 1, 2, 3 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तीनों के मैं भी शो करूंगी आपको इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें जिससे कि वीडियो बूस्ट होकर सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, इसकी रीच सभी स्टूडेंट्स तक हो। यही आपका सपोर्ट रहेगा चैनल के लिए और मेरी तरफ से ये कंप्लीट हेल्प है आपके लिए कि आपको पूरा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नोट्स मैं आपको शो कर रही हूँ। साथ में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है किस क्वेश्चंस की और आपको कितना एक लिखना चाहिए, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए आपका एक तो ये क्वेश्चंस जो DEC 1 की बात करेंगे सबसे पहले DEC 1 में आपका बच्चे के चिंतन विकास से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, हर साल आते हुए देखा गया। लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन, इसको आपने ज़रूर देखना है। चिंतन विकास को समझाइए और उसके उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो चिंतन विकास में आपने कंप्लीट देना है, मैं आपको शो कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आपने इसमें देना है। ये इस क्वेश्चंस की सेपरेटली वीडियोस भी आपको मिल जाएगी, अगर आपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखनी है सेपरेटली वीडियोस भी आपको मिल जाएगी चैनल पे। ठीक है, सभी की मैंने वीडियोस डाली है। इसमें आपको शुरू जन्म से लेकर आपका 2 वर्ष तक का टाइम पीरियड है। इसमें आयु 2 वर्ष तक के आयु के लिए, तो इसमें आपने जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का देना है। ठीक है, पहली अवस्था में किस तरह से उसकी चिंतन विकास, उसको बहुत ही ईजी अब किया है। इस वीडियो को तो आप ज़रूर देखें क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको अगर समझने में इसको बुक से प्रॉब्लम आ रही है तो इसको मैंने काफ़ी इजी अप किया है इस क्वेश्चन को विद उदाहरण, इसमें एग्जांपल्स के साथ आप बहुत ही इसको सरल कर दिया गया है। ठीक है, ताकि आपको डेफिनेटली ये चीज़ें समझ आए। दूसरी उपावस्था और इस तरह से उदाहरण देना है। तीसरी उपावस्था 4 से 8 महीने तक, इसमें बच्चे जो वस्तुओं को पकड़ने, धकेलने, हिलाने में सक्षम हो जाते हैं, क्या क्या विकास हो रहा है, चिंतन विकास, क्रिया को होने वाले उसके परिणाम का बोध उनको समझ आ जाता है ना, इस तरह की समझ विकसित हो जाती है। तो इस तरह से चौथी अवस्था उदाहरण, 5वीं अवस्था। ठीक है, इस तरह से आप देखें कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। आई होप क्लियरली आपको इसमें सभी चीज़ें, कोई भी चीज़ आपसे रह ना जाए, सभी आप अवस्थाओं को अच्छे से देखें, क्लियरली देखें। ठीक है, उदाहरण के साथ। तो इस तरह से आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए डेफिनेटली आता है एग्जाम में DEC 1 में। प्रत्येक विकास के लिए एक गतिविधि आयोजित करेंगे, उसका वर्णन करें। इसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियोस भी डाले हैं और भी आपको एग्जांपल्स में नेक्स्ट आने वाले टाइम पर वीडियोस प्रोवाइड जरूर करूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपने सभी के लिए गतिविधि, खेल गतिविधि बतानी है। तो इसके लिए मैं सेपरेटली आपको और भी वीडियोज़ नेक्स्ट 2-3 डेज में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, समय की संकल्पना पर आप आधारित कोई गतिविधि बताएं, वर्गीकरण पर आकार की संकल्पना, आदान प्रदान करने के लिए। इस वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको क्वेश्चंस के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस की तैयारी करके रखें। ठीक है, क्वेश्चंस के मैंने आपको बहुत एग्जांपल्स दिए हैं इसमें। 4 वर्षीय बच्चों के संज्ञात्मक विकास के लिए अगर आपसे कहा जाए कि एक खेल आयोजित करें तो कौन सा खेल क्रिया आप आयोजित करेंगे, उसका वर्णन करना है आपने। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है और 4 क्वेश्चंस होंगे, 5-5 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स का इस तरह से बन जाता है। 10 मार्क्स में भी आ जाता है कई बारी, तो 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, 5 वर्षीय बच्चे में अगर भाषाई विकास करना है, 2 वर्षीय बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, 4 वर्षीय बच्चों की कल्पना शक्ति, इस तरह से। इन पे बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इनकी लिए खेल सोच के रखिए किस तरह से आप कौन सी खेल क्रिया करवाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए। स्पर्श इंद्रिय पर हाथ आंख समन्वय, आदान प्रदान और सहयोग, 3 वर्ष में ध्वनि विविधीकरण, इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस आप ज़रूर तैयारी करें। सेपरेटली कॉपी में मैं आपको एडवाइस करूँगी, इसके लिए आप नोटबुक में अच्छे से इसको इन सभी को लिखें और फिर इनसे रिलेटेड आप खेल क्रिया ज़रूर प्रैक्टिस करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेषावस्था में संज्ञात्मक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब संज्ञात्मक विकास, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर मैंने पूरा आपको वीडियो भी आपको प्रोवाइड की है। इन क्वेश्चंस की एक पूरा पैटर्न है जिनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शाला पुरुष शिक्षक को आपको क्या सलाह देंगे। ठीक है, सृजनात्मकता टॉपिक आपने पढ़ना है
और उससे रिलेटेड कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन को घुमाया हो, आपने जो पढ़ा है सृजनात्मकता बच्चों की से रिलेटेड उसको ही आपने लिखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो सृजनात्मकता, परोपकारिता, सहानुभूति, इन क्वेश्चंस के आंसर्स की भी आपने स्वायत्तता ज़रूर तैयारी करनी है। इसमें आगे आपको आंसर्स भी मिलेंगे नोट्स में, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाए हैं बट आंसर्स भी मैंने इनके किए हैं सॉल्व। लगाव से क्या तात्पर्य है, लगाव का अर्थ स्पष्ट करें, क्यों ज़रूरी है। बुक्स में भी आपको इनके आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चंस भी पता होना एटलीस्ट कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, तो भी आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। प्रथम 2 वर्षों में भाषाई विकास तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। और इनके अभी मैं क्वेश्चन शो कर रही हूँ बट इनके मैंने नोट्स भी बनाए हैं, ठीक है, तो नोट्स भी आप जरूर देखें। बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन प्रथम 2 वर्षों में स्थूल क्रियात्मक विकास के मानदंड पर, इस पर मैंने आपको बताया था जैसे कि ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है, मूल्यांकन करने पर, मानदंड पर। इसके अलावा आपसे जो है मार्गदर्शन चाहती है शिक्षिका, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। खेल क्रियाएं, खेल सामग्रियां खरीदने के लिए शिक्षिका आपसे मार्गदर्शन चाहती है। कक्षा में स्थान की व्यवस्था से रिलेटेड, केंद्र में माता पिता को सम्मिलित करने से रिलेटेड, ये आपसे मार्गदर्शन के रूप में भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे ही इन पे नोट्स भी पूछा जा सकता है। खेल सामग्रियां किस तरह से खरीदनी चाहिए, इस पर सेपरेटली नोट्स बनाए, टिप्पणी करे करके भी आ सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है एग्जाम में। केंद्र में अध्यापकों और देखभालकर्ताओं का चयन करते समय किन कौशलों और मनोवृत्तियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आता है। कौन कौन से वो कौशल होने चाहिए शिक्षिका में जिनको ध्यान में रखा जाता है उनका चयन करते समय। तो देखिए सबसे पहले तो जो शिक्षिका होती है उसका जो स्वभाव होता है, उसका बच्चे के साथ मिलनसार होना चाहिए, बच्चों को समझने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, उसमें ये समझ होनी चाहिए कि बच्चों को कभी कौन सा भोजन खिलाना है, बच्चों के अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड उसको समझ होनी चाहिए कि कौन कौन सी उपचार या फिर देखभाल किया जाना चाहिए। इस तरह के कौशल, उसके ज्ञान कौशल और उसके कार्य हम इसमें 3 सेपरेट बॉक्स बना के दे सकते हैं। बच्चों में परिवेश के प्रति जागरूकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, परिवेश के प्रति, परिवेश से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। खेल के महत्व बताएं, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे 2 तरीके बताएं जिससे माता पिता 2 वर्षों के दौरान बच्चे की भाषा, देखिए अभी क्वेश्चन ही हमारे बहुत सारे आ रहे हैं। भाषा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं, माता पिता के व्यवहार की चार विभिन्न शैलियाँ कौन कौन सी, विकास पर प्रत्येक शैली के प्रभाव का वर्णन, ठीक है। 4 विभिन्न शैलियाँ, व्यवहार की 4 विभिन्न शैलियाँ, ये क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में भी पूछा जाता है डेफिनेटली, लास्ट वाले उसमें भी, ठीक है। तो इसमें आपने इस तरह से देना है। आप पूरा वीडियो देखिए, पॉज करके देखिए, आप इनसे आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से, और आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में भी लिखें इनको, आइडिया आपको कंप्लीट मिल जाएगा यहाँ से। और ऐसे अगर अपने पूरा देखना है, पूरा भी आप देख सकते हो क्योंकि इनके सभी के सेपरेट वीडियोस भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। और एक ग्लांस में तो आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल ही जाएगा, प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, तभी आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन होगी सभी क्वेश्चंस की। और हमारे भी इतने लॉन्ग वीडियो बनाने का हमारा जो मोटिव है वो भी पूरा होना चाहिए, है ना, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि और भी वीडियोस बनानी है, सभी स्टूडेंट्स तक वीडियोस पहुंचती है तो हमें भी अच्छी खुशी मिलती है और हमें अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे से और वीडियोस बनानी है और क्वेश्चंस बच्चों को प्रोवाइड करना है जिससे कि अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने सभी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाए थे, सभी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे जिन्होंने भी एग्ज़ाम की तैयारी से की थी, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए थे सभी क्वेश्चंस लगभग पूछे गए थे, ठीक है, मैक्सिमम। तो ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा था पालनकर्ता शिशु की भाषा सीखने में किस तरह से मदद करती है, भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, किस तरह से मदद करेगी भाषा सीखने के लिए, लोरियाँ, है ना, उससे बातचीत, ये सब सरल भाषा का प्रयोग करना बच्चे के साथ, शिशु के आसपास की वस्तुओं से उसको परिचित कराते हुए उससे बातचीत करना, इससे भाषाई विकास में मदद करेगी ना पालनकर्ता। लोरियाँ और गाने का प्रयोग करना हर समय, ये सब बच्चों को भाषा संबंधित खेल खिलाया जा सकता है, भाषाई जो खेल होते हैं, निष्कर्ष देना है आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परोपकारिता और सहानुभूति से क्या अभिप्राय है और इनका अर्थ स्पष्ट करें, लगाव शब्द का अर्थ स्पष्ट करें, ठीक है, इस तरह से। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। उदाहरण देते हुए प्रथम 2 वर्षों में भाषाई विकास की अवस्थाएं, अब ये भाषाई विकास की अवस्थाएं आ गई, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, इसीलिए मैंने सभी एक्सपेक्ट लिए हैं कि कोई भी एक्सपेक्ट छूट ना जाए और सभी आपको किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को पकड़ लें। तो भाषाई विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी, अवस्थाओं में आपने शुरू में थोड़ा सा यहाँ पर भूमिका सी टाइप सी देनी है और उसके बाद आप यहाँ से करेंगे हेडिंग शुरू। रोना फर्स्ट अवस्था होती है बच्चे की भाषाई विकास की, रोना, रोना भी एक भाषा है, ठीक है। पूजन करना, बालालाप करना, 6 से 10 महीने एज भी दे रहे हैं हम इसमें साथ साथ में। एग्जाम्पल के साथ भी आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ उदाहरण के साथ पूछते हैं। प्रारंभिक शब्द 10 से 12 महीने में बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर आपका है 5 वर्षीय बच्चों में जो खेल क्रिया आयोजित कर सकती है वर्गीकरण कर पाने के लिए। देखिए यहाँ पर सेपरेटली मैंने सभी क्वेश्चंस भी लिखे हैं और साथ में आपको इसके फिर नोट्स भी बना के बताएं कि इस तरह से इनके आप आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। देखिए आप इसको कंप्लीट देखिए। खेल क्रिया, एक टोकरी में अलग अलग आकार की पत्तियां रख लें, बच्चों के पास टोकरी को रख सकते हैं। बच्चों को टोकरी में से समान आकार की पत्तियों को अलग अलग करके रखने को कहा जा सकता है। इस तरह से क्या कर रहे हैं, वो वर्गीकरण कर रहे हैं। समान आकार की पत्तियां अलग, दूसरे आकार की अलग, है ना, कलर्स के हिसाब से, रंग के हिसाब पे भी बोल सकते हैं बच्चों को अलग करने, तो वर्गीकरण कर रहे हैं। पठन पूर्व कौशल विकसित करने के लिए हम कौन सी क्रिया आयोजित कर सकते हैं। पठन पूर्व कौशल विकसित करने के लिए हम बच्चों को वर्णमाला की कोई भी अक्षर की आकृति बनाकर और उसको फिर जोर जोर से बोलकर उस आकृति के बारे में उसको बता सकते हैं, किसी से धीरे से, ठीक है, लिखकर उसको बोलकर उसके ऊपर बिंदु लगाकर बच्चों को फहराने के लिए दिया जा सकता है। इस तरह से पठन पूर्व कौशल विकसित किया जा सकता है। गतिविधि, यहाँ पर देखिए स्पर्श इंद्रियों से संबंधित गतिविधि हमने बतानी है। तो क्वेश्चंस पहले मैंने आपको दिखाए थे, अभी यहाँ पर मैं गतिविधि भी दिखा रही हूँ, ठीक है। खेल क्रिया कौन सी होगी, एक बंद टोकरी में हम, अब स्पर्श इंद्रियां हैं ना, तो फिर इसमें बंद टोकरी में विभिन्न प्रकार की फल सब्जियां रख सकते हैं हम और बच्चों को उसको बिना देखे बच्चों की आंखों को बंद कर देना है, पट्टी बांध देनी है, फिर टोकरी के ऊपर कपड़ा डाल देना है और बच्चों को उनको छू कर महसूस करने देना है कि कौन सा टेक्सचर है, कौन सी बुनावट है। बुनावट के लिए भी यही वाला आएगा, ठीक है। मुलायम है, सख्त है, खुरदरा है, स्पर्श करके उन्हें कौन सा एहसास हो रहा है। तो इस तरह से स्पर्श इंद्रियां भी आ जाएगा इसमें और बुनावट की संकल्पना के लिए विकसित करने के लिए भी यही खेल क्रिया आप करवा सकते हैं। 3 वर्षीय बच्चों में ध्वनि विभेदीकरण, ध्वनियों के लिए अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालनी और बच्चों को पहचानने के लिए बोलना कि ये कौन सी आवाज़ है, ठीक है। इस तरह से वो ध्वनि विभेदीकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया है, आई होप। निम्नलिखित प्रत्यय को बढ़ावा देने के लिए सामग्रियों सहित एक एक गतिविधि का वर्णन किया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको देने की कोशिश की है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। जिससे कि आपको पूरा इसका वाइड वो मिले कि एक एक एग्जाम्पल नहीं होते, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आदान प्रदान और सहयोग के लिए, ठीक है। आप भी इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने माइंड में याद करके रख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। इसमें आपका 2-3 वाक्यों में स्पष्ट करें में आ सकता है इस तरह के क्वेश्चंस। इनको कूजन के बारे में लिखिए आप, इस तरह से भी आ सकता है ना, अलग अलग से क्वेश्चन। ICDS के बारे में बताएं, तो इस तरह से अलग से भी बनते हैं क्वेश्चन। उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि बच्चों के विकास में खेल का क्या महत्व है। खेल का महत्व, खेल पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई विकास, खेल, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनको आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। खेल से सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, खेल भाषाई विकास में सहायक होता है, खेल से शारीरिक क्रियात्मक विकास होता है, उसके एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। खेल द्वारा बच्चे का सामाजिक होना सीखते हैं। इस प्रकार से हम निष्कर्ष भी लास्ट में देंगे। स्वसंकल्पना से संबंधित क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आ जाता है, ठीक है। स्वसंकल्पना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। स्वसंकल्पना को आप अच्छे से समझे इसको, ठीक है। और इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, स्वसंकल्पना और व्यवहार किस तरह से आपस में संबंधित है। इस तरह से जिस तरह की बच्चों की स्वसंकल्पना होगी, अपने बारे में सेल्फ एस्टीम जितनी हाई होगी, उनका व्यवहार भी उतना ज़्यादा अच्छा होता है। गर्भ के बाद विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर भी समटाइम क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। गर्भ के बाद की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो इस तरह से इसका भी बना देते हैं हम।
शिशु गृह में पालनकर्ता के कार्य तथा ज्ञान कौशल की चर्चा कीजिए। देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया डेफिनेट, और उसको मैंने यहाँ पर उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था, बताया था आपको, यहाँ पर इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलते जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें जिससे कि कोई भी डाउट आपको स्टिल ना रह जाए। आप वीडियो को स्किप करोगे, 1-2 मिनट की वीडियो देखोगे तो फिर उस वीडियो को भी कोई फ़ायदा नहीं होता और आपको भी कंप्लीट पता नहीं चलता है। ठीक है, आपको लगता होगा कहीं क्वेश्चंस तो हमें आते हैं, कोई बात नहीं, आते हैं तो रिवीजन हो जाएगा ना, आपका रिवीजन वर्क चला है वैसे भी। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाली थी, तो सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमें तो ये क्वेश्चंस देखें, कोई बात नहीं, तो रिवीजन हो रहा है ना आपका। और किसी भी चीज़ को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमें कहीं क्लैरिटी मिलती है, कई चीज़ें हमें हमारे को साफ साफ दिखाई देता है कि हाँ ये क्या है। सेपरेटली हम वीडियोस देखते हैं उसका अलग है, उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन मिलती है, प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है आपने कि ये क्वेश्चंस तो हमने देखे हैं, इनकी वीडियोस तो देखी है, अब हमने ये नहीं देखना है। नहीं, आप पूरा कंप्लीट देखें वीडियो को, आप रिवीजन की तरह लें इसको, जैसे टीचर्स क्लास में भी रिवीजन करवाते हैं, तो ये भी रिवीजन वर्क है आपका। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा 10-15 मिनट, आधा घंटा आप अपने आधे टाइम अपने स्टडी के लिए, वो भी एग्ज़ाम के लिए आप निकाल ही सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें आप। 13 से 36 माह के बच्चों के लिए केंद्र में आयोजित की जाने वाली 5 खेल क्रियाएं बताएं। ठीक है, इस तरह से खेल क्रियाओं के बारे में पूछा जा सकता है। शारीरिक विकास जो क्रियात्मक कौशल को अर्जन करने में मदद करते हैं। 13 से 36 माह के बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का आयोजन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। तीनों क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, तीनों को सॉल्व भी किया है आगे। ठीक है, ये देखिए कौन कौन सी खेल क्रियाएं बताएंगे आप। रेलगाड़ी का खेल बताएंगे, उछलना कूदना 5 साल के बच्चे के लिए, है ना। गेंद का खेल बता सकते हैं, कहानी सुनाने का खेल करवा सकते हैं। 5 खेल क्रियाएं बतानी थी आपने। शारीरिक विकास जो क्रियात्मक कौशल के अर्जन में मदद करता है, पकड़ना, स्क्रिपलिंग, चलना, ये ऐसे शारीरिक वो है जो कौशल आपके जो है उसमें मदद करता है। फेंकना, पकड़ना, मस्तिष्क की परिपक्वता। ठीक है, भाषाई और संज्ञात्मक विकास, इस तरह से मांसपेशियों के वजन का बढ़ना और उनका मजबूत होना, दांत निकलना, ये सभी आपके कौशल में अर्जन करते हैं। खेल क्रियाओं का आयोजन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट देखें, क्या क्या कौन कौन सी बातें जो आप ध्यान में रखेंगे। बच्चों को ऐसी ऐसी खेल क्रियाएं करवाएं जिनमें उन्हें कोई भी नुकसान ना हो, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। खेल उनके इंटरेस्ट का हो, उनको रुचि बनी रहे खेल में, खेल से वो कुछ सीख रहे हों, किसी लक्ष्य को प्राप्ति कर रहे हो, ऐसा खेल होना चाहिए। ठीक है, खेल ज़्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए, बहुत सरल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातों का हम ध्यान रखते हैं कोई भी खेल क्रिया करवाते समय। अब ये देखिए, अध्यापिका आपसे निम्नलिखित के मामले में मार्गदर्शन चाहती है। 3.5 वर्षीय बच्चों के समूह के लिए उसे जो खेल सामग्रियाँ खरीदनी, खेल सामग्रियों से रिलेटेड। तो देखिए 3.5 वर्षियों में ज़्यादा आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये तो ऐसे ही दिया होता है आपको। थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपने कि बहुत ज़्यादा बड़ा बच्चा है और बहुत ही स्मॉल बच्चा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तब तो आपको ध्यान रखना होता है ना, इस तरह से। 4 वर्षीय बच्चों के लिए भी ये अनुसूची बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन आएगा, मैंने क्वेश्चन इसमें आई थिंक पुट नहीं किया है, क्वेश्चंस अलग से दिखाया था। ये था कि 4 वर्षीय बच्चों के लिए जो अनुसूची दिखाई गई ना आपको, पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें कि किस तरह से ये अनुसूची सही है या नहीं है वो बताना है। तो हमने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा है कि 4 वर्षीय बच्चों के लिए अनुसूची अनुपयुक्त है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्रियाओं की अनुसूची में अनुपयुक्त होने का कारण भी बताना है। तो होने का कारण है कि इसमें अध्यापिका के द्वारा खेल, बाल कविताएं, कहानी, बालालाप संबंधी क्रियाएं सम्मिलित है, जबकि जो 4 वर्षीय बच्चे होते हैं उनके लिए, इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शारीरिक विकास तथा अन्य स्थूल क्रियात्मक गतिविधि भी सम्मिलित करनी आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है उसका आंसर ये बताया है मैंने, इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। और उसके बाद आपने जो है वैकल्पिक अनुसूची भी बनानी है। तो वैकल्पिक अनुसूची आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको पैटर्न दिया होगा और इस तरह से आपने अनुसूची बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है आपका। पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करते समय, ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं कई बार कि शाला पूर्व शिक्षिका की पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करते समय आप किन पहलुओं पर ध्यान देंगे। तो फिर हम देखेंगे कि पाठ्यचर्या में बच्चों के सर्वांगीण विकास की गतिविधियां सम्मिलित की गई है या नहीं की गई है। क्रियाओं का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए।
शारीरिक विकास को महत्व होना चाहिए, खेल क्रियाओं में सामंजस्य होना चाहिए, मतलब एक शांत क्रिया होनी चाहिए, एक भागदौड़ वाली होनी चाहिए, सामूहिक व व्यक्तिगत क्रियाएं होनी चाहिए, कुछ खेल क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो समूह में करवाई जाए, कुछ खेल क्रियाएं ऐसी हो जो व्यक्तिगत हो। तो इस तरह से देखो, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इनके मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, समझने में थोड़ा तो टाइम आपको लगेगा ही ना, तो ये टाइम तो आपने लगाना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि ये भी सम टाइम पूछे जाते हैं, तो मैंने लिए हैं, जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कोई पूछे जाते हैं तो मैंने उनको भी लेट गो नहीं किया है, सभी क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है। भाई बहन की भूमिका बच्चों के विकास में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो इस तरह से एक अच्छे गीत की विशेषताएं बताएं, गीत क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। कविताएं, गीत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों के लिए, इससे बच्चे शब्द भंडार बढ़ता है बच्चों का, बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं, बच्चों के भाषाई विकास होता है, बहुत कुछ होता है इससे। बच्चों के लिए कहानियाँ का क्या महत्व है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कहानियों पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कई पहलुओं में विशिष्ट बच्चा अन्य दूसरों बच्चों के समान ही होता है, कारण बताएं। बहुत सारे कारण होते हैं इसके। पालनकर्ता के और शिशु के व्यवहार में उन 5 व्यवहारों को सूचीबद्ध कीजिए जो सामाजिक अंतक्रिया को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पालनकर्ता और उसमें कौन कौन से ऐसे व्यवहार है, शारीरिक स्पर्श है, भाषा है, मुस्कुराना है, चेहरे के हाव भाव, बच्चे के साथ मतलब ये सब चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि अंतक्रिया बढ़ती है। ठीक है, उन 5 कौशल और उनका सूची बनानी है आपने जो चाहते हैं आपकी आपके केंद्र बच्चा अर्जित करें। कौन कौन से कौशल है जो आप चाहेंगे बच्चे जो आपकी शाला पूर्व केंद्र में अर्जित करें। तर्क कौशल है, समस्या समाधान कौशल है, इस तरह से आपने देने हैं। और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। मोबाइल क्रैश के क्षेत्र में कार्यक्रम में, अच्छा यहाँ से DC3 के अब क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पर मुझे लगा कि ये मोबाइल क्रैश DC3 में, ठीक है DC3 के देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। मोबाइल क्रैश के क्षेत्र कार्यक्रम के घटकों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन क्रैश वाला क्वेश्चन आता है, देखना आपने। इन क्वेश्चंस के एक पैटर्न से होते हैं ना, जो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं। मोबाइल क्रैश के क्षेत्र कार्यक्रम के घटक कौन कौन से हैं। घटक कौन कौन से, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, ये सब घटक है, इसके कार्य हैं। शिक्षा व संज्ञात्मक विकास। ICDS कार्यक्रम की चुनौतियां कौन कौन सी है। ICDS कार्यक्रम डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम में DC3 में। लोग इसे मात्र एक सरकारी कार्यक्रम समझते हैं। इसके हेडिंग्स देने आपने। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का निम्न शैक्षणिक स्तर। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियरली अच्छे से समझ आ रहे हों। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में प्रेरणाओं की कमी, ठीक है। इस तरह से आंगनवाड़ी में रिकॉर्ड व रजिस्टरों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मेरा मोटिव है कि सभी क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ आए और इनको किस तरह से लिखना है उसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने कितना एक मटेरियल इनमें डाला है, किस तरह से लिखा है, निष्कर्ष वगैरह दिया है, जहाँ पर ज़रूरी है उदाहरण दिए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने भी करना है। ICCW पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। SOS की ग्रामों की अद्वितीय विशेषताएं क्या है, इस पर भी शॉर्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी आपने देखना है किस तरह से आप करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये सारे इसके अंतर्गत है। क्रैश कार्यक्रम, भारत का SOS ग्राम, शॉर्ट में टिप्पणी करने के लिए आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। मॉन्टेसरी शिक्षा की संकल्पना के मूलभूत विचार क्या है, ये क्वेश्चंस आपके फर्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं मॉन्टेसरी वाले, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। टैगोर की, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पूरी एक्सप्लेनेशंस तो मैंने सेपरेटली वीडियोस भी डाले हैं, उनकी भी आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर भी मैं काफ़ी अच्छे से इसको समझ जाएंगे आप, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो जाएं और हेडिंग्स क्लियर हो जाएं तो मटेरियल आप डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योंकि इन क्वेश्चंस में जब मैंने जो मटेरियल डाला है काफ़ी ईजी अप किया है, इसको बहुत ज़्यादा ईजी अप करके किया हुआ है। ठीक है, DC3 मान लीजिए कि आप प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षिका हैं और 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए केंद्र चला रहे हैं। ऐसे 2 स्पष्ट संदेश बताइए जो आपके विचार में आप माता पिता को, समुदाय को संप्रेषित करना चाहेंगे। संदेश से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे कि 2 संदेश बनाने। प्रत्येक संदेश को संप्रेषित करने के लिए आप किन संचार विधियों का चयन करेंगे। अपने द्वारा चुनी गई विधियों को पुष्टि करें और विधियों का वर्णन भी करें। तो इस तरह संदेश आप दे सकते हैं। देखिए, संदेश तो आप रट के रखिए, 2-3 संदेश उन संदेश को आपने लिख लेना है वहाँ पर। ठीक है, संदेश तो आपने लिखना है। और इसके लिए आप कौन सी संदेश को संप्रेषित करने के लिए कौन सी संचार विधि का वो करेंगे, तो ये भी आप बता सकते हैं कि कोई भी आप विधि चुन लीजिए। यहाँ पर बैठक वाली विधि और चुनी है मैंने। इसके मैंने 2 टाइप्स लिखे हैं, नेक्स्ट भी आपको मिलेगा। प्रभावी संचार सहायक सामग्री बनाते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। प्रभावी संचार सामग्रियाँ बनाते समय ध्यान रखने योग्य सिद्धांत संकेत कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन सी बातें जो ध्यान में रखेंगे आप। आकर्षकता है सबसे पहला इसका सिद्धांत। संक्षिप्तता, छोटा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए संदेश आपका। प्रभावी संचार सामग्री बनाते समय हेतु संकेत। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से देखें। ये क्वेश्चंस। पुनर्स्थापना से क्या समझते हैं। बच्चों में अपंग बच्चों में पुनर्स्थापना किस प्रकार से की जा सकती है। अपंगता से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए देखिए आप किस तरह से लिख सकते हैं। अपंगता से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए पहला कदम, दूसरा कदम, इस तरह से तीसरा कदम, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बारे में लिख सकते हैं। जितना आप अपने वर्ड्स देंगे ना, अपने वर्ड्स में लिखेंगे अपने शब्दों में, उतना अच्छा होता है। ठीक है, सामान्य रूप से काम करने के लिए निर्धारक क्षेत्र कौन से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप डेफिनेटली पढ़ के जाएं। दृष्टिबाधिता, स्वरणबाधिता, ये आप दे सकते हैं। गतिशीलता, वाणीवादिता, बुद्धिमत्ता, ये सब जो है सही सामान्य रूप से कार्य करने के लिए ज़रूरी है। भूमिका अभिनय से क्या समझते हैं। भूमिका आयोजन करने समय किन चरणों का शामिल हुए, इन चरणों की व्याख्या करें। सीमाएं क्या क्या हैं, ये भी आपको लाभ और सीमाएं भी बताएं। तो इस क्वेश्चन को मैंने सेपरेटली अभी थोड़े ही दिन पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेनेशन दी है, उस वीडियो को आप देखिए, भूमिका अभिनय से रिलेटेड। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आप इसको तैयार करें, क्योंकि संचार से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। बाल कल्याण विकास के लिए कार्य कर रहे राष्ट्रीय स्तर के किन्हीं 2 संगठनों के कार्यों और गतिविधियों का वर्णन करें। बाल कल्याण विकास के लिए कार्य कर रहे राष्ट्रीय स्तर के किन्हीं 2 संगठन। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के संगठन से पूछा जा सकता है, और या फिर सिंपल से आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि 2 संगठनों के बारे में, बाल कल्याण से रिलेटेड 2 संगठनों के बारे में और उनकी गतिविधियाँ कौन कौन सी है। सबसे मेन तो NCERT जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, सभी सबने पढ़ाई की NCERT, ये जो है इससे रिलेटेड सभी कार्य करता है, अनुसंधान। ठीक है, और दूसरा आपका निपशेड, राष्ट्रीय जन आयोग सहयोग और बाल विकास संस्थान, निपशेड इसको कहेंगे। इसके बारे में पढ़े आप, इसके क्या क्या कार्य हैं, ये 2 आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। और लास्ट में आप निष्कर्ष दें इसमें। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। बच्चों द्वारा दर्शाई जाने वाली व्यवहार संबंधी समस्या, ये क्वेश्चन समस्यापूर्ण व्यवहार, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि व्यवहार संबंधित आक्रामक व्यवहार, गुस्सेला व्यवहार, इससे व्यवहार संबंधी समस्याएं, इनसे भी क्वेश्चन डेफिनेटली आता है बच्चों के। तो सभी मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने इसमें वीडियो में दिखाने की आपको कोशिश की है। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रह रहा है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस देखिए कितने इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो हमेशा ही आपसे से पूछे जाते हैं। हाँ, ये निर्धारित करने के लिए कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, वह किस व्यवहार को सुधारने की आवश्यकता है। हम सबसे पहले ऐसी कौन सी कसौटियों को स्वीकार करना होगा जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि व्यवहार समस्यापूर्ण व्यवहार है, ये समझना है आपने।
इसके बाद फिर व्यवहार संबंधी समस्याओं के निम्नलिखित कारण है। विकास प्रक्रिया के फलस्वरूप हुए परिवर्तन, मतलब इसमें हमने कारण बताए हैं। परिवेश संबंधी कारक हो सकते हैं कि परिवेश में कोई समस्या है जिसकी वजह से बच्चे का व्यवहार ऐसा है, समस्यापूर्ण है। स्वर्ण दोष, देखिए दोष से संबंधित स्वर्ण दोष है ना, या फिर आँख में समस्याएं, दृष्टि दोष, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में, दोष से संबंधित क्वेश्चन। तो इन दोनों ही एस्पेक्ट को आप पढ़ के जाएँ, श्रवण दोष और दृष्टिवादिता, दृष्टि दोष, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियरली दिख रहा हो यहाँ से किस तरह से आपने फ्रेम करना है। मैं पूरा आंसर इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ ब्रीफली आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ और आंसर्स आपको शो करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट आपको आंसर्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाए गए हैं। मानसिक रोग और मानसिक मदता दोनों समान है, इस कथन से आप सहमत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो है मानसिक रोग अलग चीज़ है और मानसिक मदता बिल्कुल ही अलग चीज़ है। मानसिक जो रोगी व्यक्ति है ना, बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ रोग है ना, उसमें तो कोई विकार नहीं है ना। रोग ठीक होगा तो वो बुद्धिमान है, जबकि मानसिक रूप से मंद बालक तो फिर उसमें बुद्धि की भी कमी होती है ना थोड़ी सी। विशेष बच्चों के माता पिता जिन भावनाओं व वेगों से अनुभव करते हैं उनका वर्णन करें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। यहाँ पर मैं आपको आंसर शो करती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको लिखा है। मानसिक आघात, लेन देन का नज़रिया, ये मैंने इसमें लिए हैं पॉइंट्स। रोष, अवसाद, स्वीकार्यता, ये सारे पॉइंट्स आप भी दे सकते हैं, ठीक है। संप्रेषण से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं संप्रेषण। ECC, ई सेवाएँ, ये क्वेश्चंस को काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ECC सेवाओं से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चंस में ही आ जाते हैं ये वाले ECC वाले क्वेश्चंस। देख लीजिए आप किस तरह से इसको फ्रेम करेंगे आप, इसके क्या उद्देश्य हैं। इसमें ECC वाले में मैंने क्वेश्चंस के काफ़ी एस्पेक्ट लिखे हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से कदम उठाने चाहिए इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपकी राय में क्या है इसमें, सेवाएं कौन कौन सी है, इसी सेवाओं से संबंधित की महत्वपूर्ण मुद्दों का परवर्ण, मतलब किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाए आपने यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मॉन्टेसरी और टैगोर का। टैगोर मॉन्टेसरी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, और ये वाला टैगोर वाला आप देख लीजिए। इसमें मॉन्टेसरी की बाल सदन की संकल्पना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसका कौन सा सदन है, ठीक है। टैगोर के कौन कौन से सिद्धांत है, मॉन्टेसरी के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। सेपरेटली आपने इनको लिख के एक बार देखना जरूर, दोनों को एक साथ, फिर आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप इनको आपस में अंतर स्पष्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। भूमिका विनय पर फिर से मिल गया हमें थोड़ा सा पॉइंट्स, ठीक है। संदेश से रिलेटेड यहाँ पर आपको और भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, कौन कौन से आप संदेश दे सकते हैं, बहुत सारे। केंद्र, अच्छा इससे भी क्वेश्चन आता है कि एक शाला पूर्व अध्यापिका इन सब चीज़ों से कैसे निपट सकती है। केंद्र में बच्चों का क्रोधावेश और बच्चे जिन्हें चोरी करने की आदत है, तो इस पर क्रोधावेश पर, बच्चे के क्रोधावेश से कैसे निपटना है। जिसे चोरी करने की आदत है उसके लिए इस तरह से आप लिखें। बाल विकास के लिए कार्य कर रही किसी एक संगठन के बारे में या किन्हीं दो संगठन के बारे में भी लिखने के लिए आ सकता है, तो आपने यही लिखना है NCERT और निपशेड के बारे में, ठीक है। या आप अगर आपको कोई और एग्जांपल्स लेने तो आप ले सकते हैं, मैंने जो मुझे ठीक लगा वो मैंने ली है एग्जांपल्स दो, ठीक है। ICDS कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है, ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली पूछ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभार्थी कौन है और लाभार्थी को दी जाने वाली सेवाएँ कौन कौन सी है, जानकारी दें। तो इसमें आपने ये क्वेश्चंस में ऐसे आपने लिखना है। लाभार्थी इसके 6 वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष तक के, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं आती हैं इसमें। उनको कौन कौन से पूरक आहार दिए जाते हैं, ठीक है। टीकाकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से आप इसमें ये वाले सभी पॉइंट्स दें। और नेक्स्ट में आप
DC2 में आपको मैं दिखाती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, इनको भी ब्रीफली हम देख लेंगे। स्वास्थ्य और पोषण शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। स्वास्थ्य और पोषण परस्पर किस प्रकार से संबंधित है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन देखना है। स्वास्थ्य से रिलेटेड DC2 में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गर्भावस्था में माता की देखभाल, पोषण, ठीक है। ये सभी मैंने क्वेश्चंस लिख लिए यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसमें मैंने बच्चे के क्षेत्र विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं ना, ये मैंने नोट्स में इसलिए डाले हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि पढ़ने के लिए है ना। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश की। गर्भावस्था के दौरान होने वाली कौन समस्याएं कौन कौन सी, इसको भी मैंने मतलब यहाँ पर मैंने सिर्फ इसके पॉइंट्स दिए हैं, आपने इसके फुल एक्सप्लेनेशन देनी है। सिर्फ मैंने पॉइंट्स दिए हैं ये वाले होते, क्योंकि ये आसान सा इजी सा क्वेश्चन है। मैंने आपको इस पॉइंट्स में बता दिया कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन आपने इसकी देखनी है। और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो काफ़ी जो है मुश्किल होती है महिलाओं को, जिन भी समस्याओं से महिलाओं को काफ़ी मुश्किल होती है, ठीक है, वो वाली समस्याएं यहाँ पर लिखी है। पॉलीहाइड्रामिनोसिस, रक्तस्राव, और ये 2-3 समस्याएं जो काफ़ी प्रॉब्लम्स में आ जाती है, और इसमें उपचार की आवश्यकता होती है, ठीक है। स्त्री को जब गर्भवती होती है तो तुरंत अस्पताल लेके जाने की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान हुए प्रमुख विसंगतियाँ कौन कौन सी है, एनीमिया हो गई आपकी, और यही एक्सप्लेनेशन देनी है ऊपर वाले जो हमने डाले हैं ये वाले पॉइंट्स। ये मिस इधर उधर हो गए शायद पेजेस ना, ये कंप्लीट आपने ये पूरा बनेगा आपका 3-4 पॉइंट्स। वे कौन से पोषक तत्व है जिनकी आवश्यकता गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाती है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आपने डेफिनेटली पढ़ना है। गर्भावस्था से रिलेटेड और स्तनपान कराना से रिलेटेड आता है डेफिनेटली क्वेश्चन। कुपोषण शब्द का अर्थ, कुपोषण को अच्छे से तरीके से समझना आपने। अल्प पोषण भी कुपोषण होता है, अति पोषण भी कुपोषण में ही आता है। कुपोषण, अल्प पोषण के उदाहरण एनीमिया है, अति पोषण का उदाहरण मोटापा है, ओबेसिटी जिसको कहते हैं, तो सब देने हैं आपने। वे कौन से पोषक तत्व जिनकी जरूरत है गर्भावस्था के दौरान, अभी मैंने वहाँ क्वेश्चन देखा था, अभी यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी कुछ मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं और इनके नोट्स भी लिए हैं, देखिए आप किस तरह से इनको कर सकते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता है, उसका कारण क्या है। विटामिन बी समूह की आवश्यकता बढ़ जाती है, उसका कारण क्या है। इस तरह से फॉलिक अम्ल की आवश्यकता बढ़ जाती है गर्भावस्था के दौरान, उसका कारण क्या है। सब कुछ दिया हुआ है इसमें। लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है, उसका कारण क्या है। इस तरह से कैल्शियम की आवश्यकता गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाती है, उसका कारण क्या है। आयोडीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, तो इस तरह से निष्कर्ष देना है आपने। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिल गई है। संतुलित आहार की संकल्पना का वर्णन करें, अपने उत्तर की पुष्टि के उदाहरण भी दीजिए। संतुलित आहार, कोई भी आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में समानुपात में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहा जाएगा। तो संतुलित आहार में के वो भोजन है जो पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा करता है, सभी खाद्य पदार्थ शामिल हो, है ना, सभी हमारे अतिरिक्त उस पोषण भी हमें प्रदान करता है, तो ये सभी संतुलित आहार कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स भी आपने देने, संतुलित आहार बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। इस तरह संतुलित आहार के कुछ उदाहरण इस तरह से हैं, मिसी बेला भात और इडली व सांभर। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, आपको कोई अच्छा और एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो आप इसमें दे सकते हैं। ये वाले क्वेश्चंस भी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसके लिए इनके भी मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, आंसर्स आपने देखने हैं इसके, ठीक है। ये शॉर्ट में आते हैं क्वेश्चंस, तो इस तरह से मैं फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी अलग से हैं इसके, वो मैं लिंक डाल दूँगी वीडियो में, आप उनको भी देखें। और मेरा मोटिव है कि अभी एक साथ आपको एक झलक में सभी क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख जाए इस वीडियो में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। वृद्धि चार्ट क्या है, वृद्धि चार्ट पर एक क्वेश्चन आता है, देखिए वृद्धि चार्ट का प्रयोग करके वृद्धि की अनुवीक्षण कैसे किया जा सकता है। वृद्धि चार्ट पर आपने डेफिनेटली पढ़ना है, ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। इससे आप आइडिया ले सकते हैं और अपनी बुक्स में भी आप निशान लगा के रख सकते हैं। इस तरह से स्टडी करने के बहुत तरीके होते हैं, आपको बुक में या फिर कॉपी में आप निशान लगा के रखें।
खाद्य वर्ग कौन कौन से विभिन्न, उसके पर है ये क्वेश्चन। खाद्य वर्ग आपको पता है कौन कौन से हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की अतिरिक्त प्रस्तावित मात्रा, दैनिक मात्रा, ये वाला क्वेश्चन भी डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावित दैनिक मात्रा कौन कौन सी है। अतिरिक्त देखिए यहाँ पर बताना है आपने। नॉर्मल उसमें 520 की ज़रूरत होती है और स्तनपान कराने में अगर स्तनकाल के दौरान 600 कैलोरीज, और इसमें प्रोटीन में आपका 19 + 19 है ना, तो ये बढ़ गई है आपकी, देखो। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। अतिरिक्त शारीरिक अपंगता के शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। कई शारीरिक अपंगता ऐसी है जिस पर शिक्षा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, बच्चा अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे को अलग से स्कूल में डालना पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल की जरूरत की चर्चा कीजिए। प्रसव पूर्व देखभाल क्यों आवश्यक है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को भी समझ जाते हैं ना अच्छे से कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप उसको आंसर्स लिख सकते हैं। बच्चा मरासमस रोग से पीड़ित, रोग पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपने पढ़ना है। एक क्वेश्चन क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा रोग पर, ठीक है। क्वासियकार से ग्रस्त बच्चे की पहचान, रिकेटस, पेलेग्रा, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, बेरी, ये सभी रोग आपने पढ़ना है। इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। संतुलित आहार हमारा फिर से आ गया, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से लिख के दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को ये क्लियरिटी हो कि आप भी कितने डिफरेंट एस्पेक्ट यूज़ कर सकते हैं एक ही क्वेश्चंस के लिए। इसीलिए मैं डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाती हूँ आपको, अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा हो। प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें इतनी मेहनत करने के लिए। थैंक यू।